हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है और ईमेल आईडी का भी लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानियों की ओर। दोस्तों, इसमें हमारी आज की पहली कहानी राम धीरज ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राम धीरज है। यह घटना आज जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ ये 2001 की है। उस समय हम लोग जिस जगह काम पर जाते थे वहाँ जाने के लिए हमें ट्रेन से जाना होता था और इसी वजह से जो हम लोग ट्रेन पकड़ते थे वो सुबह 4 बजे हमारे स्टेशन पर आती थी। हमारे घर से स्टेशन लगभग 1 घंटे की दूरी पर था। गांव में इतनी सुबह कोई सवारी न मिलने की वजह से हम लोग रात के 2:30-3 बजे के आसपास घर से निकल जाते थे और पूरा 1 घंटा पैदल चलने के बाद हम लोग स्टेशन पर पहुंच जाते थे। हम 3 लोग उसी गांव के रहने वाले थे जो एक ही काम किया करते थे। वैसे तो हम लोग एक फैक्ट्री में काम करते थे और आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये शुरू से लेके एंड तक के घटना कुछ अजीब ही है। एक बार की बात है कि हम लोग जब काम पर लगे उसके कुछ 15 या 20 दिन बाद मैं एक दिन अपने घर से रात के कुछ 2:30 या पौने 3 बजे के आसपास निकल पड़ा। सबसे लास्ट में मेरा घर होता था, इसीलिए मुझे ज़्यादा चलना होता था। जब मैं अपने घर से निकला तो बीच रास्ते में मेरे दोनों दोस्त मुझे मिल जाते थे। मैं उन्हीं का इंतज़ार भी करता था कई बार। लेकिन उस दिन ऐसा था कि एक दोस्त मेरा 3 दिन की छुट्टी पर था और दूसरे दोस्त की तबीयत खराब हो गई तो उसने आने से मना कर दिया। अब मैं तो घर से निकल चुका था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं काम पर चला जाऊं। मैं काम के लिए जब जा रहा था उस दोस्त के घर के बाहर पहुंचने के बाद मुझे जब ये पता चला कि उसकी तबीयत खराब है तो मैंने उसे दिलासा दिया और कहने लगा कि तू आराम कर, जब मैं शाम में वापस घर के लिए लौटूंगा तो तुझसे मिलता हुआ जाऊंगा। ये बोलकर मैं अपने काम के लिए निकल पड़ा। जब मैं रास्ते में पैदल जा रहा था हम लोग वैसे शॉर्टकट लेते थे। उस दिन भी मैंने यही सोचा कि उसी रास्ते से ही जाना ठीक रहेगा। जब मैं जा रहा था तब रास्ते में चलते चलते मुझे एक आदमी दिखाई दिया जो ठीक मेरी ही तरह धीमे धीमे चल रहा था। मैं उसके पास गया और सोचा कि शायद इससे जाकर बात करना चाहिए। हो सकता है कि ये भी मेरी तरह वही ट्रेन के लिए जा रहा हो। अगर दोस्ती हो जाएगी तो इतना लंबा पैदल चलना है, इसी के साथ मैं पैदल चल लूँगा। हम लोग बहुत गरीब घर से थे, बल्कि आप लोग यूँ भी कह सकते हो कि हमारा पूरा गांव ही बहुत गरीब था। जब मैं उस आदमी के पास गया और जाकर उससे बात करने लगा तो उसने सही से कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक चादर ओढ़ कर रखी हुई थी और उसी चादर से अपना चेहरा भी ढका हुआ था। जब मैंने उससे बात करना शुरू की वो एकदम शांत था। मुझे ऐसा लगा कि शायद ठंड की वजह से उसने अपना चेहरा भी ढक कर रखा है। उस समय स्ट्रीट लाइट भी नहीं होती थी और हम लोग जो शॉर्टकट से जाते थे तो वहाँ वैसे ही कोई लाइट्स नहीं होती थी। छोटा सा हम लोग टॉर्च कैरी करते थे अपने साथ में, जो रास्ता दिखाने में हमारी मदद करता था। मैं उससे कहने लगा कि आपको स्टेशन जाना है क्या? वो सिर्फ मेरी ओर देख रहा था। उसकी आंखें थोड़ी सी दिख रही थी और आंखों को देखकर यह समझ में आ रहा था कि उसकी आंखों का पूरा हिस्सा जला हुआ था। यानी कि ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है इसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ हो। शायद इस वजह से भी इसने चादर को अपने मुंह पर ढक कर रखा है। लेकिन इस पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो मेरी ही ओर देखता रहा। ऐसा लगने लगा एक बार को कि वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है। मैंने एक बार दोबारा और कोशिश की और उससे पूछा, आप स्टेशन जा रहे हो? लेकिन इस बार भी उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं रास्ता देखते देखते आगे बढ़ने लगा और वो भी ठीक मेरे ही पीछे पीछे आ रहा था। एक अजीब बात मुझे उस वक्त ये लगी कि उतने अंधेरे में भी
उसके पास टॉर्च नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था कि इतने घने अंधेरे में, और जो कि रास्ता खेत के और जंगल के बीच से जाता है, उसमें भी उसे रास्ता कैसे दिख रहा था। मैंने उससे दोबारा आगे बढ़ने के बाद फिर से पूछा, साथ में चलना चाहते हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं कुछ दूर आगे आगे तेजी के साथ बढ़ता रहा। जब मैंने उसे शुरू में देखा था तब तो वो धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन जब मैं तेज गति से चलने लगा तब वो ठीक मेरे ही जितना तेज चलकर मेरे ही पीछे आ रहा था। मैं कहीं ना कहीं ये बात तो समझ चुका था कि उसे शायद रास्ता दिख नहीं रहा है, इसीलिए वो ठीक मेरे कदम पर कदम रख कर मेरे ही पीछे चलता आ रहा है। कुछ दूर आगे जाने के बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो वो अब मेरे पीछे नहीं था। मैं दंग रह गया कि इतना जल्दी ये आदमी कहीं गायब कैसे हो गया, और आसपास हर जगह ऐसा कुछ नहीं था कि जहां पर जाकर वो छुप सके, या फिर कोई घर हो या दुकान हो, ऐसा तो कुछ नहीं था। सवाल ये था कि वो आदमी गया कहाँ। मैं फिर अपनी ही धुनकी में आगे बढ़ने लगा। कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि अब मुझे एक बार ये एहसास होने लगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो पीछे वही आदमी था। मैं एकदम से रुककर उससे कहने लगा, अभी तो मैं पीछे मुड़कर देखा था, तुम नहीं थे, अभी तुम यहाँ कैसे आ गए? इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और एकदम मेरे पास आकर खड़ा हो गया। अब उसमें और मुझ में लगभग 2 या 4 कदम का ही फासला होगा। सारी ही चीजें अपनी जगह पर ठीक चल रही थी कि फिर वो मेरे पास आया और करीब आकर वो मेरे आगे बढ़ने लगा। मुझे लगा कि शायद इसे रास्ता आगे का दिखेगा नहीं, तो मैंने आगे की ओर टॉर्च मारते हुए कहा कि अगर मदद चाहिए तो सीधा बोल दो, ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन उसने इस पर कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ने लगा। हमारा जो स्टेशन का रास्ता था वो आगे जाके बाएं ओर मुड़ने का था, लेकिन वो आगे जाने के बाद दाएं ओर जा रहा था। तो मैंने पीछे से ही चिल्लाया कि अरे वहां पर रास्ता नहीं है स्टेशन का। वो एकदम से रुक गया मेरी बात सुनकर, और मुझे देखकर अपनी ही आंखों से मुझे उसके पीछे आने का इशारा किया। एक बार को मुझे ये लगा कि हो सकता है शायद यहाँ से कोई और ज़्यादा शॉर्टकट हो जिससे जल्दी हम स्टेशन पहुँच जाए। मैंने इसीलिए सोचा कि क्यों ना मैं भी इसके पीछे ही हो लेता हूँ, और मैं उसके पीछे ही हो गया। जब मैं उसके पीछे जाने लगा तो मैंने देखा कि वो एक अजीब सी जगह पर ले जाकर खड़ा हो गया, यानी कि खुद भी रुक गया और उसे देखकर मुझे भी रुकना पड़ा। वहां पर कुछ नहीं था, एक बड़ा सा मैदान जिसमें जंगली झाड़ियां उगी हुई थी, एक टूटा फूटा सा घर, और उसके सामने एक छोटा सा सूखा हुआ कुआं था, और बाजू में घर के एक बहुत बड़ा पेड़ था। शायद वो पेड़ इमली का था या पीपल का, मुझे बराबर याद नहीं है। जब मैंने उसे वहां पहुंचकर एकदम से रुका हुआ देखा तो मैंने कहा, अरे ये क्या मजाक है, यहाँ स्टेशन कहाँ है और तुम ये कौन सी जगह मुझे ले आए हो? वो आदमी ने मेरी ओर देखा और उसके बाद उसने अपने चेहरे से चादर हटाई जिससे उसने अपना मुंह ढक कर रखा था। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं डर के ये सोचने लगा कि कोई आदमी इतना डरावना कैसे दिख सकता है। मैं वहीं पर खड़े होकर ये कहने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत किसने की? मेरा इतना कहना था कि उसने उस टूटे फूटे घर की तरफ इशारा किया और वो कुएं के पास जाकर खड़ा हो गया और कुएं में देखने लगा। मैं भी जल्दी जल्दी वहां पर गया और जाकर कुएं के अंदर देखने लगा, लेकिन वो कुआं तो बिल्कुल सूखा हुआ था और छोटा सा कुआं था, और अंधेरे की वजह से अंदर का साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि अरे कुछ बोलना भी चाहोगे या कुछ बोल सकते हो या जानबूझकर बोल नहीं रहे हो? उसने मुझे फिर देखते हुए उस घर की ओर इशारा किया। मैं घर के पास जाकर देखने लगा। घर तो एकदम टूटा फूटा खंडर बन चुका था। मैंने उससे कहा कि क्या बात है, कुछ बताते क्यों नहीं? उसने मेरा हाथ पकड़ा और उस घर के अंदर ले जाने लगा। मैंने देखा कि घर के अंदर तो अंधेरा था, लेकिन जैसे ही हम दोनों घर के अंदर घुसे तब वो आदमी पता नहीं कहीं गायब हो गया।
अंधेरे में अब मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। मैं तुरंत 2 कदम पीछे हटकर घर के बाहर निकल गया, और जब मैं घर के बाहर निकला तो मैंने देखा कि वो आदमी उसी कुएं के पास खड़ा है। मैंने चिल्लाते हुए उससे कहा, यह क्या मजाक है? इतनी सुबह सुबह तुम मुझे स्टेशन की जगह यहाँ लेकर आए और यहाँ आने के बाद मजाक कर रहे हो मेरे साथ? लेकिन इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस वो शांति से उसी कुएं के पास खड़ा हुआ था। मैं जब उस कुएं के पास जाकर दोबारा अंदर देखने लगा तो बहुत ध्यान से देखने के बाद मुझे अंदर कुछ हलचल होती हुई नजर आई। शुरू में मुझे समझ नहीं आया कि क्या है, तो मैं उसे और गौर से देखने के लिए उस कुएं के पास गया और झुक कर देखने लगा। मैं भी देख ही रहा था कि उस आदमी ने मुझे पीछे से धक्का मार के कुएं के अंदर गिरा दिया। अंदर जाने के बाद मुझे बहुत चोट भी आई। कुआं ज़्यादा गहरा नहीं था, इसीलिए मुझे बड़ी चोट नहीं आई थी। मैं उठकर खुद को सही से देखने लगा। अंदर इतना अंधेरा था कि मैं अब खुद को भी बराबर नहीं देख पा रहा था। मैं उसी अंधे कुएं से, या यूं कहिए कि सूखे हुए कुएं से बाहर आवाज देने लगा कि कोई है जो मेरी मदद करेगा। इतने में मैंने देखा कि वो आदमी ऊपर से कुएं में मुंडी डालकर झांक रहा था। ये देखना था कि अब मेरी रूह कांप गई। अब उसका चेहरा पहले से 10 गुना ज़्यादा भयानक लग रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके बड़े बड़े दांत, लंबी जबान, और उसमें से शायद खून निकल रहा था। क्योंकि उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या है, लेकिन इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो थूक नहीं गिर रहा था, वो खून गिर रहा था जो कि मेरे शरीर पर आकर गिर रहा था। मैंने फिर से मदद के लिए ज़ोर से आवाज़ लगाई, लेकिन शायद ऊपर कोई था ही नहीं, तो मेरी मदद करेगा कौन? मैं वहीं पर कुएं में एकदम सिसक कर बैठ गया, और एक बार को मैंने अपनी जीने की आस भी छोड़ दी कि शायद अब मैं बच नहीं पाऊंगा। मैं ज़रा सा कुएं में कुछ करने के लिए हिला कि मैंने देखा कि मेरा पैर किसी चीज़ से टकरा रहा है। जब मैंने उस पर हाथ लगाया तो महसूस किया कि वो एक इंसानी खोपड़ी थी। भले मुझे दिख नहीं रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल समझ पा रहा था। इंसान के अंदर कंकाल मुझे साफ साफ महसूस हो रहे थे। मैं समझ चुका था कि अब यहाँ से बचना नामुमकिन है। अभी ये सब मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि एक बड़ा सा पत्थर ऊपर से नीचे आकर गिरा। वो जब पत्थर नीचे आकर गिरा तब मैं बहुत बारीकी से उस पत्थर से बच गया, लेकिन वो पत्थर अगर मेरे ऊपर गिर जाता तो पक्का मैं तुरंत मर जाता। मैंने नीचे से ही चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो? मुझे मारना चाहते हो क्या? पर इस पे कोई उसका जवाब नहीं था। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन चाहकर भी मैं खुद की मदद नहीं कर पा रहा था। मैंने एक बार फिर आवाज़ लगाने की सोची और मैंने आवाज़ लगाया। अब ऊपर से किसी का कोई जवाब नहीं था, और जो वो आदमी झांक कर भी देख रहा था वो भी नहीं था। लेकिन हाँ, मैं बहुत चौकन्ना था इस चीज़ को लेकर कि क्या पता ये दोबारा बड़ा सा पत्थर ऊपर से गिरा दे और शायद इस बार मेरी मौत पक्की हो जाए। इसीलिए मैं बहुत चौकन्ना होकर अंदर था। अब कुछ समय बीता कि धीरे धीरे सूरज उगने लगा। मैं कुछ 2-3 घंटा शायद अंदर रहा रहूँगा कि जब मैंने सूरज उगता हुआ देखा और सूरज की किरणें उस कुएं के अंदर पड़ी, तब मैंने उस कुएं के अंदर से आवाज़ लगाना शुरू की। लेकिन अगले कुछ ही पलों में मुझे समझ में आ गया कि आवाज़ लगाकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा यहाँ से बच के निकल पाना नामुमकिन है। कुछ देर के बाद, शायद 2 या 4 घंटे बीते होंगे, कि मैंने कुछ लोगों की आवाज़ सुनी, और वो आवाज़ सुनते ही मैं चिल्लाने लगा। जब मैंने चिल्लाया तो कुछ लोग मेरी आवाज़ सुनकर उस कुएं के पास आए, और वो लोगों ने मुझे ऊपर से देखकर वहाँ से निकाला। वो लोग कहने लगे कि तुम इस कुएं में कैसे गिर गए। मैंने उन लोगों को सारी बात बताने से पहले ये पूछा कि ये घर किसका है और यहाँ पर कौन रहता था। तब वो लोग ने बताया कि यहाँ पर एक आदमी रहता था अकेला। उसके बीवी और बच्चे, वो दोनों ही उसे छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि वो आदमी पागल है। मैंने कहा कि फिर वो आदमी कहाँ गया? तब उन लोगों ने बताया कि अभी 1-1.5 महीना पहले ही उसकी जलकर मौत हो गई।
मैंने कहा जलकर मौत हो गई, ये घर तो बहुत पुराना और खंडर जैसा लगता है। उन लोगों ने बताया कि बहुत सारे लोग जो आसपास के रहने वाले, उन लोगों का ये मानना है कि ये घर इसलिए इतना पुराना और खंडर लगता है क्योंकि ये घर पर मनहूसियत है उसी आत्मा की, और उस आत्मा की मनहूसियत की वजह से ही ये घर इतना पुराना और खंडर लगता है। फिर मैंने उन लोग को मेरे साथ घटी हुई सारी घटना बताई। वो लोग कहने लगे कि हो सकता है ये उसी पागल आदमी की आत्मा हो। फिर मैंने कहा कि कुएं में मैंने कुछ कंकाल भी रात में महसूस किए थे, और दिन होने पर मैंने उन्हें देखा, अंदर 2-4 खोपड़ियां पड़ी हुई है। वो लोग मेरी बात सुनकर तुरंत दोबारा उस कुएं के पास गए और जाकर देखने लगे। सच में अंदर खोपड़ियां पड़ी हुई थी। अब वो लोग भी परेशान हो गए। दोस्तों, एक अजीब बात ये थी कि हमारे गांव के आसपास के इलाकों में कुछ मिसिंग केसेस आए हुए थे। किसी के घर का कोई आदमी गायब था, तो किसी के घर का कोई नौजवान गायब था। और अब एक बात लोगों की समझ में ये आ चुकी थी कि हो ना हो ये उसी लोगों की बॉडी थी या उसी लोगों का कंकाल था। लोगों ने जो मुझे बाहर निकाले थे, उन लोगों ने कहा कि अब इसके बारे में गांव में सबको बताना चाहिए। शायद मुझे लगता है कि मैं पहला ऐसा इंसान था जो उस कुएं से जिंदा बचकर बाहर आया था। धीरे धीरे ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। मैंने जब वहां से लौटकर अपने घर आ रहा था तो अपने दोस्त के घर रुका और उसे सारी बात बताई कि देख, मैं आज काम पर नहीं जा पाया और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। वो भी घबरा गया और वो मुझसे कहने लगा कि यार, अगर ये बात सच है तो इसके बारे में लोगों को कहना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। हमारे गांव में भी अब सभी लोग इस बारे में जानते थे। फिर कुछ लोगों ने गांव के मिलकर ये सोचा कि अब उस आदमी के बारे में या उस आत्मा के बारे में पता लगाना ही चाहिए, वरना ऐसे ही लोग गायब होते जाएंगे और लोग गांव से मारे चले जाएंगे। कुछ लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि रात के जो टाइम पर वो मुझे मिला था, ठीक उसी टाइम पर हम लोग उसी जगह पर जाकर उसका इंतज़ार करेंगे। रात की 2:30-3 बजे के आसपास फिर से कुछ लोग गांव से निकले और ठीक उसी कुएं के पास जाकर खड़े हो गए। ऐसा 2-3 रात तक चला और ये लोग शायद उसी पागल आदमी या उसकी आत्मा का इंतज़ार करते थे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आया और ना ही तो कोई उन्हें दिखा। अब वो लोगों को लगा कि शायद ये सारी बातें झूठी है, क्योंकि हमें तो कोई भी ऐसा दिख नहीं रहा। वो लोग वापस से अपने अपने घर आ गए। हम तो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मेरा सुनकर मेरे दोनों दोस्त भी घबराए हुए थे और हम लोग ने तो ये सोच लिया था कि अब काम पर नहीं जाना है, और सच में हमने काम छोड़ने का पूरा इरादा बना लिया था। लेकिन मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा कि देख, वो आत्मा तुझे दिखी, हो सकता है कि वो दोबारा भी तुझे ही दिखे। मैंने कहा हाँ, बात में तो सच्चाई है। फिर उसने कहा कि क्यों ना हम तीनों ही रात में जैसा पहले जाते थे वैसा एक बार जाकर देखते हैं, शायद वो आदमी या उसकी आत्मा अब दिख जाए। मैंने कहा कि हम जाएंगे ज़रूर, लेकिन अकेले नहीं, हम लोगों को बता कर जाएंगे और कुछ दूरी पर लोगों को रखेंगे, क्योंकि जो घटना मेरे साथ पिछली बार घटी थी मैं उससे बहुत डर गया था। मैं नहीं चाहता था कि अब आगे और भी कोई दुर्घटना मेरे साथ घटे। मेरे दोस्त भी इस बात को मान चुके थे। हमसे पहले जो गांव के कुछ लोग मिलकर प्लान बनाए थे और उस कुएं के पास गए हुए थे, उनमें से एक आदमी झाड़ फूक करने वाला भी था। तो मैंने उससे कहा कि आप भी चलना, लेकिन आप दूर खड़े रहना। वो आदमी भी मान गया और फिर हम लोग ने प्लान के हिसाब से तीनों ही लोग रात के 2:30-3 बजे घर से निकले। ठीक उसी जगह पर जाकर पहुंच गए। मेरे दो दोस्त थोड़ा दूर खड़े हुए थे। कुएं के पास मैं अकेला ही गया। मैंने देखा कि रात के सन्नाटे में वो घर में से कुछ आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि घर के अंदर कोई भारी कदमों के साथ इधर से उधर टहल रहा है। उसके बाद मैंने बाहर से आवाज़ लगाई, कौन है अंदर, बाहर आओ। चिरमिराती हुई आवाज़ के साथ उस घर का पुराना दरवाज़ा अपने आप खुला और इस बार फिर वही चादर ओढ़े हुए आदमी बाहर आया। उस आदमी को देखना था कि जो दोस्त मेरे दोनों भी दूर खड़े हुए थे उनकी चीखें निकल गई, और उस आत्मा को शायद अब पता चल चुका था कि साथ में मेरे और भी लोग हैं। तुरंत ही वो घर के अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद हो गया।
जो आदमी हमारे साथ था, जिसे झाड़ फूंक आता था, वो वहीं पर आकर रुककर देखकर कहने लगा कि ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है। ये अकेले मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इसे ख़त्म कर दूं या मैं इससे आप लोगों को मुक्ति दिला दूं। हमें कुछ और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद उसने और भी कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उसने बताया कि अब हमें क्या करना है। कुछ दिन के बाद हम लोग शायद 8 या 10 दिन के बाद दोबारा ठीक वैसा ही प्लान बनाकर वहां पर पहुंचे। इस बार उसके घर के बाहर ही वो झाड़ फूक करने वाला आदमी और उसके साथ 4-5 लोग जो खड़े हुए थे, वो पूरी तैयारी में थे। मैं उस कुएं के पास पहुंचा और फिर से आवाज़ लगाया। जैसे ही मैंने आवाज़ लगाया, तब वो पागल आदमी की आत्मा बाहर आई। जब वो बाहर आई तो वैसे ही उस झाड़ फूक करने वाले ने कुछ तो अपने पास से निकालकर उसके ऊपर फेंक दिया। कुछ पानी था और वो पानी गिरते ही वो आग में जलने लगा। ऐसा जल रहा था जैसे कि मानो उस पर पेट्रोल डालकर जला दिया गया हो, और वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। बाकी के उसके साथ जो आदमी थे, वो सभी लोगों ने जाकर उसे पकड़ लिया। हाँ, लेकिन जब वो लोग उसे पकड़ने के लिए गए थे, तब हाथ पर कुछ वो लोगों ने पाउडर जैसा लगाए हुए थे। शायद वो किसी चीज की राख थी। कह रहे थे कि अगर ये राख हाथ में लगाकर उसे पकड़ेंगे तो आत्मा को पकड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, मैंने देखा कि वो लोगों ने तुरंत वहीं पर आग बड़ी सी जलाई और कुछ तंत्र मंत्र पढ़कर उस आग पर फूंकने लगे। बस देखते ही देखते वो आत्मा धीरे धीरे कब राख में बदल गई ये पता ही नहीं चला, और एकदम से सारी चीजें शांत हो गई। उसके बाद वो आदमी जो झाड़ फूक करने वाला था, वो कहने लगा कि ये आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। मैंने कहा कि इसके साथ क्या हुआ था, क्या हम जान सकते हैं? वो कहने लगा कि इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये आदमी सच में पागल था और इसीलिए इसने खुद को ही जलाकर मार दिया। ये शायद हो सकता है कि अकेले रह रहकर डिप्रेशन का शिकार हो गया था, जिस वजह से ये पागल हो गया और फिर इसने खुद को ही मार दिया। जहाँ तक मैं जानता हूँ, इसकी आत्मा भटक रही थी अपनी ही पत्नी और बच्चों से बदला लेने के लिए। तो दोस्तों, ये थी राम धीरज की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी शिमल की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शिमल है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना 2008 की है। ये घटना मेरे साथ और मेरे घर वालों के साथ घटी थी। चलिए घटना पर आता हूँ। बात कुछ ऐसी थी कि 2007 में मैंने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लिया था और हम लोगों का छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। अब उस बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए मेरे पापा को एक साइट के बारे में पता चला। वो साइट दूसरे स्टेट में थी। वैसे तो रहने वाले हम मुंबई में थे, लेकिन पापा ने हम लोगों से कहा कि क्यों ना हम सभी लोग 3-4 साल के लिए उसी स्टेट में जाकर रहते हैं। मैं उस स्टेट का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बताऊँगा कि वो स्टेट में जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता था, और ऐसा लगता था कि मुंबई की भागदौड़ से काफ़ी दूर बहुत अच्छी और शांत जगह पर हम लोग आ चुके हैं। जब वो साइट का हमारे काम शुरू हुआ और मेरी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी, तो मेरे पापा का ऐसा कहना था कि साइट का ज़्यादातर काम तू देखा कर, उससे तुझे आइडिया भी मिलेगा और आगे चलकर फैमिली बिजनेस था तो मुझे ही संभालना था। मैं पापा की बात को तो मानता था, लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कम एज होने की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा शरारती था। जैसा कि मुझे देर रात में दोस्तों के साथ घूमना बहुत पसंद था, लेकिन वहाँ अभी हम लोग पहुँचे ही थे और कोई नया दोस्त नहीं बना था। इस वजह से मैं साइट पर ही रहता था। अब ऐसा हुआ कि कुछ 3 या 4 महीने बीत चुके थे। हमारा काम जहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए था वहाँ तक के नहीं हुआ। तो पापा ने मुझसे कहा कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि हम नाइट शिफ्ट भी शुरू कर देते हैं। मैंने कहा पापा बहुत अच्छा है, काम भी जल्दी जल्दी होगा और रात में मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। पापा को लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनती हूँ। मैं था भी। मैंने पापा से ज़िद करवा के नाइट शिफ्ट शुरू करवा दी। मैंने पापा से कहा कि 1 महीना या 2 महीने की बात है, जैसे ही हमें लगेगा कि काम वहाँ तक पहुँच गया है तो हम नाइट शिफ्ट बंद कर देंगे। पापा भी इस बात को मान गए। जब दोस्तों नाइट शिफ्ट शुरू हुई
तो शुरू के 1-2 दिन तो बहुत अच्छे चले गए। जो कंस्ट्रक्शन का काम हमें मिला था उसके पीछे बिल्कुल खुला था, यानी ना ही तो कोई बस्ती थी और ना ही इंसानों लायक कोई आबादी थी। वहाँ पर एकदम खाली जंगल जैसा मैदान था। मैंने घर पे आकर दूसरे या तीसरे दिन में ही ये कहने लगा कि वहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आता है। रात होती है तो मस्त ठंडी हवाएं चलती है। जब काम पर हम लोग रहते थे तो मेरा एक मजदूर था, वो मुझसे कहता था कि भैया रात के समय ना आप पीछे की साइड कुर्सी मत डालकर बैठा करो। मैंने उससे कहा कि क्यों, पीछे क्या दिक्कत है? वो कहने लगा कि नहीं, पीछे अच्छी बात नहीं है, वहाँ पर बुरी आत्माएं रहती है। मैंने कहा कि तुझे कैसे मालूम ये सब बात? वो बस मुस्कुराकर कहने लगा कि हम लोग यहाँ पर कई सालों से रहते हैं तो इसीलिए हमें समझ में आता है। एक बात वो मुझसे और कहने लगा कि रात में सोते समय मैं अपनी आंखें खुली रखकर सोता हूँ, यानी मेरी पूरी आंखें बंद नहीं होती। मैंने कहा इसका मतलब क्या? वो मजदूर मुस्लिम था। वो कहने लगा कि मेरे सितारे हल्के हैं, यानी कि मैं नेगेटिव एनर्जीज को बहुत जल्दी महसूस कर लेता हूँ। मुझे उसकी ये सारी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था। फिर एक शाम की बात है कि मैं काम पर कुछ 6 बजे के आसपास पहुंच गया और वैसे ही पहुंचते साथ मैं पीछे चला गया। मुझे सिगरेट पीने की आदत थी, इसीलिए मैं उस साइट के पीछे जाकर सिगरेट पीता था, क्योंकि पापा का एक मैनेजर भी वहां पर काम पर होता था। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे सिगरेट पीते देख ले और पापा को मेरे बारे में सारी बात बता दे, इसीलिए मुझे उससे छुप कर सिगरेट पीना पड़ती थी। अब वो दिन भी ऐसा हुआ कि काम तो चल रहा था। रात के कुछ 11 साढ़े 11 बजे जो मैं टिफ़िन लेकर गया था, वो टिफ़िन निकालकर मैं खाने लगा और खाने के बाद ही तुरंत मुझे सिगरेट पीने की आदत थी। तो टिफ़िन ख़त्म होने के बाद मैं उस दिन जो नॉनवेज लेके गया था तो उसमें कुछ हड्डियाँ थी चिकन की। मैं वो सारी हड्डियाँ पीछे लेकर चला गया कि वहाँ पर अगर कोई कुत्ता दिखेगा तो उसे डाल दूंगा, लेकिन पीछे मुझे कोई कुत्ता तो दिखा नहीं। मैंने वो हड्डियों को ऐसे ही फेंक दिया और वहाँ पर खड़े होकर सिगरेट पीने लगा। मैंने अगले कुछ ही पल में देखा कि सामने से एक बड़ा सा जानवर चल कर आ रहा है और वो जो हड्डियां मैंने फेंकी थी उसे वो एक एक कर कर सब खा लिया। मैंने वैसा जानवर अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। वो दिखने में तो कुछ कुछ कुत्ते जैसा ही लग रहा था, लेकिन उसका आकार काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जैसा मानो एक साथ 5 या 7 कुत्तों को मिला दिया जाए उतना बड़ा वो दिख रहा था। और उसकी शक्ल भी एक आम कुत्ते से बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। मैं तो सिगरेट पीते पीते रुक गया और ये सोचने लगा कि ये जानवर है क्या और ये जानवर इस जगह पर क्या कर रहा है। अगर कोई इंसान को ये देख ले या उस पर हमला कर दे तो उसकी मौत तो पक्की है। मैं एकदम धीमे धीमे अपने कदमों को पीछे लेने लगा और पीछे ले लेकर जल्दी जल्दी भागकर अपनी साइट पर पहुंच गया। मैं जब वहां पर आया और वहां आने के बाद मैं उस मजदूर को ढूंढने लगा जो मुझे कहता था कि वहां पर बुरी आत्माएं रहती है। मैं उसे ढूंढने लगा, फिर मुझे पता चला कि वो फर्स्ट फ्लोर पर है। मैं तुरंत ऊपर गया, जाकर उसे आवाज़ लगाई और मैंने उसे सारी बात बताया। मैं कहने लगा कि मैंने अभी अभी ऐसा ऐसा वहाँ पर देखा। वो कहने लगा कि आप जानते हो आपके पापा को ये साइट क्यों मिली है? मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरे पापा अच्छे बिजनेसमैन है या उनका कंस्ट्रक्शन साइट में अच्छा नाम है। वो कहने लगा कि बस आपको यही लगता है। मैंने कहा कि हाँ, ऐसा ही कुछ। मैं खुद भी अपने जवाब को लेकर कंफर्म नहीं था। वो कहने लगा कि आपको एक बात और पता है कि आज से 4 साल पहले ये साइट पर 2 लोग आकर काम करके आधा आधा काम छोड़कर गए हैं। मैंने कहा ये कब हुआ था? वो कहने लगा कि आपको अगर नहीं पता है तो आप इसके बारे में किसी से पूछ सकते हो। मैंने कहा सच में? वो बोला हाँ। अगली सुबह होने का इंतज़ार था। जैसी सुबह हुई मैं आसपास जाकर लोगों से पूछताछ करने लगा। उस मजदूर की बात बिल्कुल सच थी कि वहाँ पर लोग काम करने के लिए पहले भी आए हुए थे, लेकिन ऐसा बीच में क्या हुआ कि कोई 6 महीने में तो कोई 8 महीने में वो साइट छोड़कर चला गया। वो मुझसे कहने लगा कि आप जानते हो एक बहुत अच्छी बात क्या हुई है अब तक? मैंने कहा क्या? वो कहने लगा कि अभी तक एक भी आदमी यानी मजदूर मारा नहीं गया और ना ही तो जो यहाँ का साइट का ओनर होता है उसके साथ कोई भी दुर्घटना नहीं घटी।
वरना अभी से पहले जो 2 लोग थे उनके साथ ये दोनों चीज़ हो चुकी थी। मैंने कहा तो हमें अभी क्या करना चाहिए? वो कहने लगा कुछ नहीं, आप लोगों के साथ नहीं हो रहा है, अच्छी बात है, आगे आप लोग दुआ करो कि आप लोगों के साथ हो भी ना। दोस्तों, उसकी बातें सुनकर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इसकी बात पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी कि मैं खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। मैंने जब अगली सुबह में उसके बारे में पता किया था और मुझे सब पता चला था, तब मैं घर पे जाकर इस बारे में बात करना चाह रहा था। लेकिन मेरी बात शुरू होने से पहले मेरे पापा ने कहा कि अरे तेरी ये सारी बातें बंद कर, और ये कहकर उन्होंने बात को टाल दिया। अब कहीं ना कहीं मुझे ये बात अपने घर वालों को समझानी होगी। मैं 1-2 दिन के बाद रात के समय मेरी मम्मी के पास गया और जाकर उन्हें सारी बात समझाया। मैं मम्मी से कहने लगा कि मम्मी, हमारी जान को खतरा भी हो सकता है, अच्छा होगा अगर हम सभी लोग ये सब छोड़कर चले जाए। मम्मी कहने लगी कि पागल हो गया, तेरे पापा ने साइट के लिए लोन तक ले चुके हैं, अगर हम ये छोड़कर चले गए तो हम रास्ते पे आ जाएंगे। और मम्मी ने मुझे समझाया। वो कहने लगी कि कुछ नहीं होगा, हमने किसी का बुरा नहीं किया है तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। मैंने भी यही बात मम्मी की सुनकर उस मजदूर को कहा। वो कहने लगा कि ज़रूरी नहीं है, अगर आपने बुरा नहीं किया तो आपके साथ भी नहीं हो। बस इतना कहकर वो अपने काम पर लग गया। मैं वो दिन फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा होकर पीछे की ओर जाकर सिगरेट पीने लगा। मैं इस बार भी उस जानवर का बहुत इंतज़ार किया, लेकिन वो मुझे दिखा नहीं। 1-2 दिन बीते कि फिर से मैं खाने में नॉनवेज लेकर गया था। मैंने जो हड्डियाँ थी उसे दोबारा फेंका और इस बार ऊपर ही खड़े होकर देखने लगा कि वो आता है या नहीं आता है। दोस्तों, एक बात जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इस बार वो जानवर तो नहीं आया, लेकिन मैंने एक आदमी को देखा जो काफ़ी लंबा चौड़ा चलते हुए उन हड्डियों के पास आया, और आने के बाद वो अपनी घुटनों के बल नीचे ज़मीन पर बैठ गया। फिर सारी हड्डियां चूनकर चबा चबा कर खाने लगा। उसके बाद मैंने देखा कि उसके ही पीछे सेम वैसा ही एक और आदमी आया। वो आदमी आकर उसके बाजू में बैठा और वो भी हड्डी चूनकर खाने लगा। यही मैं देख रहा था कि दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगे, जैसा एक हड्डी के लिए 2 कुत्ते आपस में लड़ते हैं, ठीक उसी तरह से वो दोनों भी आपस में लड़ने लगे। ये देखकर तो मेरे शरीर का खून जम गया था। मैंने तुरंत उसी मजदूर को आवाज़ लगाई। वो दौड़ता दौड़ता मेरे पास आया। मैंने उसे बताया कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो कहने लगा कि ये आदमी नहीं है, ना ही ये जानवर है, ये आत्माएं हैं। मैंने कहा आत्माएं ऐसी थोड़ी होती है। वो कहने लगा कि आत्माएं कब किसका रूप ले ले हम कुछ बोल नहीं सकते। मैंने कहा कि ये ऐसा खाती है आत्माएं। वो कहने लगा कि क्या भरोसा, ये आत्माएं हैं या फिर ये बुरे जिन भी हो सकते हैं। मुझे जिन के बारे में अभी तक पूरी नॉलेज नहीं थी। उसके बाद उसने बताया कि अगर आपको किसी जिन को देखना हो तो कहा जाता है कि उसके लिए कच्चा मांस या पका हुआ मांस की हड्डियां ये जाकर किसी भी सुनसान जगह पर छोड़ दो। कुछ ही समय में वहां पर जिन आकर वो हड्डियों को या कच्चे मांस को खाना शुरू कर देगा। फिर मैंने उससे कहा कि जिन कहाँ रहते हैं। वो कहने लगा जिन समंदरों में ज़्यादा रहते हैं और कब्रिस्तान में ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि वो जिन थे या आत्माएं थी। ये घटना के बाद मैंने घर पे जाकर ये फैसला लिया कि अब मैं रात में नहीं जाऊंगा काम पर। मेरे पापा ने कहा कि नाइट शिफ्ट तूने ही तो चालू करवाया था, तू नहीं जाएगा तो वहाँ पर कौन जाएगा। मैंने पापा से कहा कि पापा, मैं जो भी देख रहा हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप वो मजदूर से पूछ लो। पापा ने कहा कि ठीक है, चल अगले दिन चलते हैं, उस मजदूर से पूछते हैं। जब हम अगले दिन साइट पर पहुंचे तो पता चला कि वो मजदूर की मौत हो चुकी है। मैंने कहा कि ये मरा कैसे। तब उनमें से एक आदमी ने कहा कि रात में 2:30 या 3 बजे के आसपास आपके चले जाने के बाद ये आदमी पीछे गया था। मैंने इसे मना भी किया कि पीछे क्यों जा रहा है। ये कहने लगा कि मुझे कुछ देखना है। ये पीछे गया और उसके बाद ये आया ही नहीं। हमें लगा कि शायद ये वहीं से घर चला गया होगा। जब हम अगली सुबह में आकर देखे तो पाया कि इसकी तो यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है। मुझे देखकर बड़ा अफसोस हुआ। कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ जानता था कि
इसे वो जिन्नात ने ही मारे हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर कंफर्म नहीं था। मैंने मेरे पापा से कहा कि पापा यही तो सारी बात मुझे बता रहा था और यही सारी सच्चाई जानता था। देखो जो सच्चाई जानता था शायद इसीलिए इसको मार दिया गया। पापा मुझसे कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब तेरा वहम है। पता नहीं पापा मेरी बात क्यों नहीं मान रहे थे। फिर और कुछ दिन बीते कि हमारी साइट पर एक दुर्घटना घटी। वो ये थी कि रात के समय एक साथ 3 मजदूर मारे गए। लोगों का ऐसा कहना था कि ये मजदूर पीछे की साइड गए हुए थे कुछ काम के लिए, और पता नहीं क्या हुआ कि फर्स्ट फ्लोर से गिर गए और तीनों गिर के मर गए। वैसे दोस्तों, पहले माले से गिरकर कोई मरता नहीं है, लेकिन जब वो लोगों को उठाया गया, उनकी डेड बॉडी को देखा गया, तो उनके शरीर की सारी हड्डियां टूटकर चूरा चूरा हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत भारी चीज उन पर डाल दी गई हो, जिसका बोझ उनकी बदन की कोई भी हड्डियां सहन नहीं कर पाई थी, और इसीलिए हड्डियां ऐसी हो गई। उनका शरीर भी अजीब सा काला और नीले रंग का पड़ गया था, और शरीर में एक भी खून की बूंद नहीं बची हुई थी। दोस्तों, इस घटना के बाद हमारी साइट लगभग 3 महीने तक बंद रही। फिर साइट पर कोई नहीं जाता था, और अब जितने भी मजदूर काम करते थे, कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में ये बात आ रही थी कि हो ना हो यहाँ पर जो बुरी आत्माएं हैं वही ये सब कर रही है। लेकिन अब मेरे पापा का सारा पैसा लग चुका था, और हमें तो कैसे भी वो साइट को कंप्लीट करना था। 3 महीने तक हम लोग बहुत परेशान रहे, और वो पूरे 3 महीने तक पापा किसी ऐसे आदमी को ढूंढते रहे जो हमें उस मुश्किल से निकाल सके। फिर पापा को अचानक से एक पुजारी जी मिले, और पापा ने अपनी सारी समस्या उन्हें बताई। जब वो पुजारी जी ने हमारी समस्या सुनी, तो उन्होंने यही कहा कि इतनी सारी आत्माओं से लड़ना नामुमकिन है, या हो सकता है कि वहाँ पर जिन भी हो, उनसे भी लड़ पाना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। फिर पापा ने कहा कि तो हमें क्या करना चाहिए। वो कहने लगे कि यहाँ पर बंदिश करना चाहिए, यानी कि मैं इस साइट को तंत्र मंत्र से बांध दूंगा, और अगर जो भी इस साइट के बाहर रात के समय जाए या दिन में जाए तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। पापा ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है, मेरे मजदूरों की जान बच सकती है, तो मुझे चलेगा। फिर उन्होंने वैसे ही किया। कुछ तंत्र मंत्र की ताकत को लेकर उन्होंने एक अच्छी सी बंदिश वहां लगा दी, और सभी लोगों से कहा कि कुछ भी हो जाए, अब साइट के पीछे हिस्से पर कोई नहीं जाएगा, और कोई नहीं जाता था। ऐसे ही चलते चलते हमारा 3 साल पूरा ख़त्म हुआ, और वो साइट भी हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट कर दी। साइट ख़त्म होने की खुशी में हम सभी लोग वहाँ साइट की जगह पर पहुँचे। पापा मुझसे कहने लगे कि देख, तू कहता था ना कि साइट शायद नहीं पूरी होगी, बहुत दिक्कत होगी और पता नहीं क्या क्या होगा। आखिर हमने साइट पूरी कर ही दी। मैंने कहा कि पापा, वो बंदिश क्या अब भी है? पापा कहने लगे कि हाँ, पुजारी जी ने कहा था कि ये हमेशा रहेगी। मैंने कहा फिर तो अच्छी बात है, जो भी यहाँ पर रहने आएगा या काम करने आएगा, उसे भी उन आत्माओं से या वो जिन्नातों से कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, जब हम लोगों ने वो साइट कंप्लीट की और वहाँ से हम निकले, उसके कुछ टाइम के बाद, शायद 1 साल के बाद, हम लोगों ने फिर से एक घटना सुनी। वो घटना कुछ ऐसी थी कि अचानक से एक दिन वहाँ पर 2 लाश मिली। वो जो 2 लाश थी, वो एक आदमी और एक औरत की थी। बताते हैं कि वो दोनों कपल्स थे। उनके घर वाले शादी के लिए एग्री नहीं कर रहे थे, इसीलिए वो दोनों अपने घर से भाग गए थे। अब पता नहीं उनकी किस्मत क्या फूटी कि वो लोग भागकर उसी साइट के पीछे चले गए होंगे, या छुपने के लिए उस जगह को चुने होंगे, जिसके बाद उनकी लाश वहां से मिली। उस घटना के बाद लोगों का ये कहना था कि ये दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से, इसीलिए दोनों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन आत्महत्या करी तो करी कैसे? ना ही तो गले पर कोई निशान था, और ना ही तो मरने का कोई सबूत वो लोगों ने वहां पर छोड़ा था, यानी कि जिससे ये समझ में आए कि ये लोगों ने आत्महत्या की। लेकिन हाँ, मैं जानता था कि इनकी मौत का कारण वही जिन्नात है। उसका रीज़न ये था कि जैसा वो 3 मजदूरों की मौत हुई थी, हड्डियां तक चूरा हो गई थी, सेम वैसा ही
ये ही दोनों की लाश मिली थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।